जी भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आज कुछ जादू के पिटारे से निकाल के लाए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो मैंने एक लिस्ट तैयार की है। यहाँ पे 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है। शकल देख के मत जाइएगा मेरी, क्योंकि शकल पे बज रहे हैं 12, वास्तव में बजे हुए हैं 7। तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलते हैं सीधे, बिना किसी बात करते हुए फालतू की। क्या बात करने वाले हैं आज हम। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे लिए, जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पहला कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ये जरा समझते हैं, ठीक। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, शांति के साथ। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। रख देते हैं इसको, इसका काम करना। तो पहला न्यूमेरिकल हमने नोट कर लिया है। जब दूसरा न्यूमेरिकल देखना होगा तो फिर इसको खोला जाएगा, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं, चार्ज और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है। चार्ज हमने देखा है, चार्ज एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट होते हैं। अब अगर बात करें कोई भी दो बॉडीज चार्ज ही ना हो, कोई भी दो बॉडीज अगर चार्ज ही ना हो, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसकी, फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में। चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में लिख लेते हैं। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, elementary particles due to which electrostatic forces exist, है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके लगते हैं। तो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अंदर से आने वाली प्रॉपर्टी है। किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अंदर से आने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अगर बात करें, आपको क्लास में चिढ़ाया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, आपको चिढ़ा दिया जाए, तो क्या करोगे आप, गुस्सा आएगी। जाहिर सी बात है, सबको गुस्सा आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आएगी। तो क्या है, ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो उनके अंदर खुद से डेवलप होती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हो सकता है अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन भी हो सकता है, और साथ में रिपल्सन भी हो सकता है। दोनों तरीके के फोर्सेस वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है। चार्ज के बारे में हमने बात कर ली। चार्ज दो तरीके के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, किसने डिवाइड किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैटेगराइज किया था इनको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी। चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। एडिटिव इन नेचर बात करते हैं, क्या होता है एडिटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, इस तरीके से कोई रैंडम बॉडी है, कोई भी रैंडम बॉडी, इस पे हमने चार्जेस दे रखे हैं। Q1 पहले इसको दिया, फिर Q2 दिया, फिर Q3 दिया, फिर Q4 दिया, फिर Q5 दिया। इस तरीके से इसको हमने चार्जेस दे रखे हैं। अब अगर आपसे नेट चार्ज पूछा जाए, Q नेट की वैल्यू पूछी जाए, तो क्या हो जाएगा, Q नेट को उसी तरीके से हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड कर लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी चार्जेस हमने दे रखे हैं इसको, है ना, इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। या फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, चार्जेस को हम कंपेयर करते हैं मास से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, आप किसी शॉप पे जाते हो और आपको शुगर खरीदनी है, ठीक है, चीनी खरीदनी है। मान लो 5 किलो चीनी खरीदनी है, तो 5 किलो का बाट उसके पास नहीं है। बाट मतलब वेट, ठीक है। बाट को अंग्रेजी में वेट बोलते हैं, हिंदी में बाट कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो उसके पास 5 किलोग्राम का वेट नहीं, तो क्या करेगा, वो पहले 2 kg रखता है, फिर 2 kg रखता है, फिर 1 kg, ठीक है। तो 2 kg और 1 kg ऐड करके क्या बना देता है, पूरा 5 kg बना देता है। ऐसे अगर आपको 5 कूलॉम का चार्ज बनाना है, तो 2 kg प्लस 2 कूलॉम प्लस 2 कूलॉम प्लस 1 कूलॉम मिला के क्या बना देगा, वो 5 कूलॉम का चार्ज बना देगा,
समझ में आई बात। तो जिस तरीके से सिंपल अलजेब्रा का हम यूज करते हैं किनको ऐड करने के लिए, मासेस को ऐड करने के लिए, उसी तरीके से चार्जेस को ऐड करने के लिए भी किसका यूज किया जाएगा, सिंपल अलजेब्रा का। तो लिख देंगे फॉर द एडिशन ऑफ चार्जेस, फॉर द एडिशन ऑफ चार्जेस, फॉर द एडिशन ऑफ चार्जेस सिंपल अलजेब्रा is used, सिंपल अलजेब्रा is used। चार्जेस को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंपल अलजेब्रा का। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लॉज हम अप्लीकेबल नहीं करेंगे या अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर लॉज अप्लीकेबल ही नहीं होते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, चार्जेस को ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्रा का यूज कर लेंगे। इसी को एक और सेंटेंस से हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो क्या होता है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर आपको नेट चार्जेस की बात करनी हो, नेट चार्ज की बात करनी हो कि बॉडी के पास कितना चार्ज है टोटल, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे सारे चार्जेस का, जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे। क्यू नेट की वैल्यू क्या दे रखी है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1 सबको ऐड कर दिया। समझ में आ गई होगी। तो यही प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस की एडिटिविटी बोली जाती है या एडिटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। चाहे हम एडिटिविटी बोल दें चाहे हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोल दें, दोनों सही है। ठीक, फिर चार्ज के बाद में बात आती है सेकंड प्रॉपर्टीज की, क्या कहती है। तो जब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करता है। कैसा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो इसको जरा समझते हैं, उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा, समझ में आ गई होगी बात। मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई एडिटिविटी की, जो चार्जेस शो करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी चार्ज क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करते हैं। तो क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है, जरा क्वांटाइजेशन रूल के बारे में जानते हैं। तो क्वांटाइजेशन की अगर बात की जाए तो चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि आपके घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं और आपको अपने घर पे वो इनवाइट करते हैं। कोई भी गेस्ट अगर आपके घर पे आ रहे हैं और अपने घर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी मुंडी काट के लिए जाएं, पूरा का पूरा आपको ले जाना पड़ेगा, है ना। अगर आप दो भाई हो तो दोनों को अलग अलग पूरा का पूरा ले जाना पड़ेगा। आधा तो काट के ले नहीं जा सकते, ऐसा ना हो कि पैरों की तरफ से काट के लिए गए, पॉसिबल नहीं है। सर की तरफ से काट के ले गए, पॉसिबल नहीं। पूरा का पूरा आपको ले जाना पड़ेगा। इसी तौर पे अगर देखें कि अगर एक ये बॉडी है, एक ये दूसरी बॉडी है और हमको कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, तो या तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना पता है सबको, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि चार्ज जब कभी भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं हो सकता 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उठा के इधर से उधर नहीं ले जा सकते, तो इतना चार्ज भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर 1 या अगर आधा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से उठा के वहां नहीं ले जा सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं ले जा सकते, तो हम कह सकते हैं कि आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो नहीं ले जा सकते ना। जब कभी भी आप ले जाओगे या तो पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाओगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओगे या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले जाओगे। तो इसी तरीके से चार्ज क्वांटाइजेशन का रूल कहता है Q इज इक्वल टू एनी, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और क्या लिखेंगे इसके बारे में, द चार्ज कैन बी transferred from one body to another body only in the multiple of और कैसा मल्टीपल, यहां लिख लेंगे मल्टीपल की जगह इंटीग्रल मल्टीपल। क्या लिखेंगे, ओनली इन द form of only in the, क्या लिखेंगे, the charge can be transferred from one body to another body only in the form
फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो सिंगल चार्ज पे एक या सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आप चार्ज को उसी इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के मल्टीपल के फॉर्म में ही क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आपका क्वांटाइजेशन का रूल है। अगर क्वांटाइजेशन रूल की बात करें तो जब हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो, क्या एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो, तो उस केस में आपका क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है, फॉलो करना बंद कर देती हैं चीजें। क्या होगा, उस केस में आपका क्वांटाइजेशन रूल जो होगा वो फेल होने लगेगा। कब, जब n की वैल्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो। ठीक, n की वैल्यू या तो हाई हो। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में क्या देखेंगे हम लोग कि क्वांटाइजेशन रूल आपका तब भी फेल होने लगता है जब हम बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो दीज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। ये किससे मिलके बने हुए हैं, ये मेनली दो तरीके के पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज क्वार्क एंड द सेकंड वन इज ग्लूऑन्स। ठीक है, क्वार्क और ग्लूऑन्स से मिलके बने हुए हैं। और ये क्वार्क और ग्लूऑन्स की अगर चार्ज की बात की जाए तो क्वार्क और ग्लूऑन पे 1/3 चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि 2/3 चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है क्वार्क और ग्लूऑन्स पे। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि क्वांटाइजेशन रूल हमारा फेल हो रहा है। लेकिन 11th-12th में आपको इतना ही जानना है कि Q इज इक्वल टू एनी यानी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। तो क्वांटाइजेशन रूल जो फेल हो रहा है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जितने भी आप 12th लेवल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या कोई भी चीज डिस्कस करोगे तो क्वांटाइजेशन रूल अप्लीकेबल होगा वहां पे 11th-12th के बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज क्वांटाइज हो गया। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है हमारा, उसको भी जरा देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की जाए, ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, पहली बात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, सेम इसी के तरीके स्टेटमेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। पढ़ रखा है सबने ना। उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। कह दो कुछ लोग रबड़ दे दो मिटा देंगे, वो चीज नहीं है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। रबड़ लेके निकल पड़ो दुनिया मिटा देंगे आज, तो वो चीज नहीं है। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही बना सकते हो। ठीक है, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body। क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात की जाए, अगर हम दूसरी बात करें तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं तो चार्ज क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसके साथ कोई ना बैठता हो, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं आइसोलेट रहते हैं, एकदम कोने में बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसी तरीके से अगर चार्ज की बात की जाए तो एक अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जितना होगा वो हमेशा उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे नेट चार्ज ऑफ एन isolated system remains constant। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, अगर सिस्टम कैसा है, आपका आइसोलेटेड है। आगे बढ़े तो चार्ज की प्रॉपर्टी
कौन कौन सी हो गई? पहली हमने डिस्कस करी एडिटिविटी, अगर बोर्ड में लिखने को आता है या किसी कंपटीशन में लिखने को आता है तो आप लिख देंगे। पहली प्रॉपर्टी कहती है एडिटिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि हमारा जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। कैसा रहेगा? चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लॉ को फॉलो करेगा। तीसरा कहता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ये तीन प्रॉपर्टी थी जो चार्ज के बारे में हमको स्टडी करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है वो जरा क्या है देखते हैं। जादू की पुड़िया निकाल के, तो जादू की पुड़िया निकालनी पड़ेगी लगता है, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ क्या न्यूमेरिकल नोट किया था। सेकंड वाला काफी दिन हो गए तब ये लिस्ट तैयार की थी। सेकंड न्यूमेरिकल है, हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लेते हैं क्या है। इसी चैप्टर से है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। कूलॉम लॉ के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को उसी के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो अगर बात की जाए, क्या बात की जाए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? जरा कूलॉम्स लॉ का अप्लाई करते हैं पहले। देखो तो कूलॉम्स लॉ क्या पढ़ा था, भूल गए जल्दी। एफ की बात करें तो सबसे पहले कहाँ निकालेंगे? हम चलेंगे आसमान की गहराइयों में, वैक्यूम पे। ठीक है, एफ वैक्यूम निकालते हैं। एफ वैक्यूम निकाला जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिफाइन कर दिया। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि रखे हुए हैं, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की डिस्टेंस पे। ठीक है, दो चार्जेस वैक्यूम में हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q1 Q2 एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे ही। तो अगर यहाँ पे हमको एफ वैक्यूम चाहिए तो कूलॉम्स लॉ तो हमारा यही कहता है। रुको यार, जादू की पुड़िया हमारी गिर गई है, उठा लें। ठीक है, तो एफ वैक्यूम की बात करें तो ये ऐसे लिखा जाता है। अब जरा बात करते हैं हम किसी भी मीडियम में। एफ अगर किसी भी मीडियम में निकाला जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये तो होती परमिटिविटी ऑफ किसकी? वैक्यूम की। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी किस पे परमिटिविटी पता नहीं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये एफ वैक्यूम है। एफ मीडियम निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या थी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है जिसमें हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। अगर मान लो ये दोनों चार्ज आपके उठा के किसी पानी में रख दिए गए, लिक्विड में रख दिए गए हैं, तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। Q1 Q2 फिर से उसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, आर स्क्वायर पे। तो अगर जरा इन दोनों फोर्सेस का हम क्या निकालना है? रेशियो निकाल लेते हैं। चलो भैया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम देखते हैं। एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम देखते हैं जरा। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सेम है सेम कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? भरोसा करना सीखो। ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन, ये ऊपर बचा, ये नीचे बचा। तो ये वाला एप्सिलॉन नॉट नीचे खिसक के आ जाएगा, वजनदार है। ये वाला हल्का है, ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिला क्या? ये हमको एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का रेशियो मिला है। तो यह है क्या? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम बोलते हैं, क्वेश्चन क्या था फिर भूल गए यार, क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये एक तरीके का रेशियो है। क्या है बच्चा? इट इज अ रेशियो किस चीज का? एफ इन वैक्यूम बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस एफ इन द मीडियम, है ना? तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन the two charges
इन कहाँ वैक्यूम टू द force between the two charges in any medium, किसी भी मीडियम में। तो ये आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है। ठीक, आगे बढ़े। उम्मीद है समझ में आ गया होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बात करें तो के, वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैसे वैल्यू होती है। अगर हम बात करें इसकी वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.000, ठीक है, 1 होती है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.0003, ठीक। और अगर के हम बात करें वाटर के लिए, तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू कुछ बुक्स में 80 लिखा मिलेगा, कुछ बुक्स में 81 लिखा मिलेगा। तो जो आपको ठीक लगे, 80 ठीक लगे तो 80, बाकी एनसीईआरटी से मैच कर लेना, 80 या 81, ठीक। दोनों वैल्यूज कहीं कहीं लिखी मिलती हैं, ठीक। तो अपने हिसाब से तैयार कर लो, 80 है या 81, ये काम आपका है, क्योंकि कुछ काम तो आपको भी करना चाहिए। बहुत आलसी हो गए हो कोरोना काल की वजह से। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीधे हम बात करेंगे अब न्यूमेरिकल की, ठीक। तो ये दो चीजें स्टार्टिंग में ही पढ़ लेनी है आपको इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पूछी जाने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। हर चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलेंगे ऐसे टॉपिक, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। दोनों चीजें आपको मिलेंगी, तो निश्चिंत रहो बिल्कुल एकदम। Suppose the sphere A and B have same identical size। कोई क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज द spheres A and B। सपोज क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम लोगों के लिए आसानी रहेगी। सपोज द spheres A and B have identical sizes, आइडेंटिकल साइजेस में पढ़ देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। अ थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, सॉरी, एक थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज है, बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी इफ द चार्ज ऑन ए एंड बी इज सेम, ठीक है। अगर हमारे पास, देखो क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है। इधर ही करते हैं, ज्यादा ठीक है, इधर कर लेते हैं। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी, एक ये है, एक ये है। दोनों के पास कितना चार्ज है, इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज, ठीक। अब एक कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक थर्ड चार्ज है, इसको जरा रख देते हैं। एक थर्ड चार्ज है सी, एक सी कहीं से उठा के लाया गया, जो कि आइडेंटिकल इन शेप है, इनके साइज का ही है, छोटा बन गया है बड़ा बना लेते हैं। इन्हीं के साइज का एक और चार्ज है सी, चार्ज नहीं है, एक स्फीयर है, जिसका चार्ज कितना दे रखा है, 0, कोई भी चार्ज इस पे भी नहीं। तो कह रहा है, पहले ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन क्या है, केस 1 ये कह रहा है कि पहले हम इस सी वाले चार्ज को उठा के इसके कांटेक्ट में लाते हैं। तो ये ए है, इस सी को उठा के इसके कांटेक्ट में लाए, इसके पास चार्ज क्यू था, तो ये आधा चार्ज इस पे दे देगा, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडीज पे चार्ज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसके पास नेट चार्ज क्यू था, इसके पास चार्ज क्यू 0 था, तो इसके पास चार्ज क्यू था, इसके पास 0 था, तो इन दोनों के पास अलग अलग कितना पहुंचा होगा, q + 0/2, यानी q/2 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो अब कितना बचा होगा, a के पास बचा होगा q/2, जबकि c को मिल गया होगा कितना, q/2, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब इस C वाले चार्ज को उठा के B के पास लेके जा रहे हैं। तो केस 2 हमारा कह रहा है, जब B वाला हमारा चार्ज जिसके पास Q है, उसके पास अब इस C वाले को लेके आ रहे हैं, तो इस C वाले को लेके आए जिसके पास चार्ज q/2 है, ठीक। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लें, और जो एवरेज मिलेगा वही आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात करें तो Q + Q/2, ठीक है, ये तो हमको नेट चार्ज मिलेगा,
इतना तो नेट चार्ज हुआ, और नेट चार्ज का बाई 2 कर दें तो ये इतना इतना दोनों चार्जेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, है ना। क्या हुआ, ये तो नेट चार्ज कितना मिला, Q प्लस क्यू बाई टू नेट चार्ज होगा कि नहीं, दोनों बॉडीज का मिला के उसका अपॉन 2 कर दें तो भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों बॉडीज पे। ठीक है, लिख देते हैं। तो अब कितना बचा होगा, इसकी वैल्यू निकालो तो बाई 1 कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2Q प्लस Q यानी 3Q बाई 2, और 2 नीचे है तो ये हो गया 4। तो इतना इतना चार्ज दोनों बॉडीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, इतना इतना चार्ज दोनों बॉडीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब क्या है हमारे पास, B वाला एक है, एक C वाला है। तो अब देखो इसके पास कितना चार्ज बचा, 3Q बाई 4, और इसके पास भी 3Q बाई 4। अब जो हमारे पास ये C वाला है ना, अब जो हमारे पास नए A और B आए हैं उनके बीच में फोर्स बताना है, समझ में आई बात। तो उनके बीच में फोर्स निकाल दें। तो एक चार्ज हमारे पास अब एक है A और दूसरा है B, और जबकि इन पे अब चार्ज कितना है, पहले तो दोनों पे Q था, अब इस पे हो गया Q बाई 2 और इस पे हो गया 3Q बाई 4, और ये दोनों मान लेते हैं R डिस्टेंस पे रखे हुए। तो अब इनके बीच में अगर फोर्स बताना है तो क्या करेंगे, F निकालेंगे, और F के लिए फॉर्मूला कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू है Q बाई 2, Q2 की वैल्यू है 3Q बाई 4, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फाइनल लिख लेते हैं, F प्राइम लिख लेते हैं, बाद का जो हो गया फोर्स, पहले तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डायरेक्टली होगा ना। तो F प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू 3Q यानी 3Q स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 8 बाई R स्क्वायर। तो F प्राइम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई 8, तो 3 बाई 8 कॉमन ले लो ऐसे, और ये हो गया Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो F प्राइम की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 3 बाई 8 बाहर आ जाएगा कूद के, और अंदर क्या बची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा अंदर। अब जरा देखते हैं F प्राइम जो है ये 3 बाई 8 टाइम्स F की ही तो वैल्यू लिखी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो ये तो इनिशियल वाले F की वैल्यू लिखी हुई है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो नया जो फोर्स मिला है हमको 3 बाई 8 टाइम्स द इनिशियल वन है। ठीक, पहले जो फोर्स काम कर रहा था उसका 3 बाई 8 टाइम्स हमको नया फोर्स मिला है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है ना सब कुछ, भरोसा रखते हो, भरोसा करते हो तो चलते रहो, आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को हमेशा याद रखो और दिमाग में रखो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए अगले न्यूमेरिकल पे। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल अभी तक का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला न्यूमेरिकल जो कह रहा है वो ये कह रहा है, आगे की कुड़िया निकाली जाए अपनी, इसमें कह रहा है देखो, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, each are placed at a certain distance from each other. A third charge Q is placed in between these two charges such that all the three charges are in equilibrium. तो कह रहा है, क्वेश्चन समझना, दो चार्जेस हैं हमारे पास, दो चार्जेस हैं, ये पहला चार्ज है कैपिटल Q, ये दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, और इनके बीच में हमको कहीं एक थर्ड चार्ज इस तरीके से प्लेस करना है, कहीं बीच में इस तरीके से प्लेस करना है कि ये ऑल द थ्री चार्जेस जो हैं आपके, ये किस में बने रहे, इक्विलिब्रियम में बने रहे। जरा निकालते हैं। अब हमें इसमें बताना क्या क्या है, देखो क्या क्या बताना है। पहला कंडीशन दे रखी है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो नेट फोर्स हर चार्ज पे जीरो निकालना पड़ेगा हमको। तो पहली चीज बतानी है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड साइन, किसका साइन, स्मॉल वाले क्यू का, हमारा साइन नहीं, ठीक है। दूसरी चीज बतानी है लोकेशन या पोजीशन, ठीक है, हमको या तो लोकेशन बतानी है किसकी, क्यू वाले की, कि क्यू को कहां रखा गया है इन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक, शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, नोट कर लो, एक सेकंड खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कुछ कहना चाह रहा है, आप हो के सुनना नहीं चाह रहे हो, सुनते हैं चलो। तो दो चार्जेस है, दोनों मान लेते हैं आर डिस्टेंस में एक दूसरे से,
एक दूसरे पे r डिस्टेंस से रखे हुए हैं। अब एक थर्ड चार्ज को हमको बीच में कहीं रखना है, इस तरीके से रखना है कि तीनों चार्जेस हमारे इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले जरा ये ध्यान देते हैं कि हमको साइन भी तो निकालना है, चार्ज पे साइन क्या है, तो साइन निकालने की कोशिश करते हैं। साइन निकालने का तरीका यही, पहले हम लेट करेंगे, मान लेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बीच वाला जो था वो हमने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो देखो क्या क्या खेल खेलेगा ये, अपने कुछ नए खेल खेलेगा, देखते हैं। अगर इस चार्ज पे बात की जाए तो इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा जो रिपल्सिव होगा इस डायरेक्शन में, है ना। इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। इस चार्ज की वजह से, किस पे, इस चार्ज की वजह से इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ नेट फोर्स की अगर बात की जाए तो F1 प्लस F2 के फॉर्म के मिल रहे हैं हमको, है ना। फिर इस पे बात करते हैं, इस वाले चार्ज पे बात करें तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, तो इस पे तो नेट जीरो हो गया, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। इस पे देखते हैं, इस वाले चार्ज पे अगर इस वाले चार्ज की वजह से देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले चार्ज की वजह से देखा जाए तो फिर से इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको F1 प्लस F2 के फॉर्म का ही फोर्स मिल रहा है। अभी तक चार्ज बोल दिया क्या, चलो फोर्स समझते हैं। फोर्स इसी डायरेक्शन में है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो जीरो की बात हुई थी ना, नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने तो चार्ज की वैल्यू यानी चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी है ना, फोर्स की वैल्यू डबल कर दी, इधर भी फोर्स की वैल्यू डबल कर दी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए ऐसी कंडीशन जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो निकालते हैं, तो इसका मतलब अब क्या कंडीशन डराइव हुई, अब हमारे पास कंडीशन ये डराइव हुई कि बीच वाला जो चार्ज हम जिसको पॉजिटिव लेके चल रहे थे वो बड़ा बदतमीज निकला और धोखा दे दिया, तो इसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आई बात, नेगेटिव ले लिया हमने। अब देखो जरा, इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद है आ गई होगी। इस वाले चार्ज पे बात करें, इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हो सकता है जीरो हो जाए। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक, तो एक चीज हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, साइन ऑन द चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, पहली चीज। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, या पहले पोजीशन निकालते हैं, कितने बड़े वैल्यू वाले हो तुम, पहले पोजीशन निकालेंगे। देखते हैं, अगर इस चार्ज पे बात की जाए, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू, इस पे देखते हैं जरा, इसके बारे में बात करें। तो मान लेते हैं ये इस वाले चार्ज से, बीच वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये x पे रखा हुआ है। अगर ये x पे रखा हुआ है तो इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस बचेगी, अब बोलेगा कोई, बोलो सुनाई पड़ना चाहिए, r माइनस एक्स पे रहेगा कि नहीं रहेगा, सही जा रहे हो बेटा, तो r माइनस एक्स पे रखा रहेगा। अब जरा इस वाले जो छोटा वाला चार्ज है, छोटा वाला भैया अपना, इस पे नेट चार्ज निकालना, कितना मार खा रहा है दोनों से वो जरा देखते हैं। तो F ऑन Q माइनस Q बाई द चार्ज 1, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, मस्ट बी इक्वल टू F ऑन माइनस Q बाई द चार्ज कौन सा, 2 वाला भैया, कितना पहले वाले भैया को, छोटे वाले भैया को पीटने की कोशिश कर रहा है, वो जरा देखते हैं। ये बड़ा वाला भैया छोटे वाले भैया को मार रहा है, ये भी बड़ा वाला भैया छोटे वाले भैया को मार रहा है, तो छोटा वाला भैया क्या करेगा, वो भी हाथ उठाएगा। वही देखते हैं क्या हाथ उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। तो नेट फोर्स इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे कितना मिल रहा है हमको, वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और R की जगह अब कितना है, x स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो, है ना, ठीक है। इधर देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये भी क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई क्यू की क्यू 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 है ना, क्यू 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 क्यू। डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये 1/4 पाई क्यू 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 भाग जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इधर से बचा आर माइनस एक्स। नहीं समझ में आया होगा, कह रहे होंगे सर ऊपर कैसे लिख दिए, नीचे होना चाहिए, फिर से देखते हैं। 1/x² इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटा दो तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये कंडीशन डेवलप हुई, r माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसको जरा देखते हैं, पहले क्या करें, पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लें, इस वाली पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात नहीं हो रही क्योंकि इसके पास एक ही साइन है, इसके पास दो साइन है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू टेकिंग, क्या टेकिंग, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जैसे हमने ले ली तो इधर क्या बचेगा, r माइनस एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर प्लस बचेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो प्लस एक्स हो गया, तो इधर हो गया r इज इक्वल टू 2x, x इधर जाएगा तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू r/2 आएगी कि नहीं आएगी, है ना, यानी आपका चार्ज जो होगा वो जस्ट इन बिटवीन दीज टू चार्जेस रखा होना चाहिए, जस्ट मिडिल पॉइंट पे। ठीक, एक बार जरा नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का x कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 0 हो गई, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। उम्मीद है पोजीशन हमने निकाल ली है, तो आगे का खेल खेल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोट कर लो जल्दी से, नोट हो जाए तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक जो है वो ये है कि अगला टॉपिक इसी में क्या निकालना था, इसी में एक और चीज निकालनी थी, क्या निकालना था, Q की वैल्यू निकालनी थी, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब जरा अगर बात करें, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, बोलो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, जबकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस अगर आपस में बराबर होंगे तभी तो ये वाला आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे द नेट फोर्स ऑन द चार्ज 2 वाले पे निकालते हैं। तो क्या देखेंगे, द फोर्स बिटवीन किसके बीच में, फोर्स बिटवीन Q एंड Q मस्ट बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन किसके बीच में, फोर्स बिटवीन Q एंड Q, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ में आ गई होगी बात। तो निकालते हैं Q के बीच में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, r² घटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जरा देखते हैं इन दोनों के बीच में Q बाई r² रखने जा रहे हैं, जबकि r² हम भूल गए हैं कि r माइनस एक्स रखना पड़ेगा, तो r माइनस एक्स कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। ठीक, x की जगह कितनी वैल्यू है, r/2, तो r/2 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, r/2 रखेंगे। बोलो भैया, है ना, लाल पुट बचरा मेरे, यही होगा ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो यहाँ से Q बाई r² आया, यहाँ से Q बाई r²/4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर आएगा, तो r² कैंसिल, हमको Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू Q/4 आ गया। तो ये हमने आंसर निकाल लिए तीनों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया है तो नोट कर लो, आगे बढ़ें, अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है।
अब देखो अगला न्यूमेरिकल एक और अच्छा न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या है न्यूमेरिकल? कह रहा है एक चार्ज क्यू है। क्या है? एक चार्ज हमारे पास क्यू है जो कि अ चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। इस चार्ज क्यू को दो बॉडीज पे डिवाइड करना है। मान लेते हैं एक बॉडी ए ये है, एक बॉडी बी ये है, और दोनों पे इसको डिवाइड करना है। ठीक, आगे बोल रहा है सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। इस तरीके से डिवाइड करना है कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, तो उसके लिए फोर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। देखते हैं जादू की गुड़िया अंदर होगी। तो बात करें अगर ए की, इस वाले बॉडी की, तो मान लेते हैं इस क्यू वाले चार्ज में से कुछ पार्ट ने इसको दे दिया स्मॉल क्यू। अगर इसको स्मॉल क्यू दे दिया तो इस पे कितना बचेगा? क्यू माइनस क्यू ही तो बचेगा, है ना। क्यू माइनस क्यू ही तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ठीक है, मान लेते हैं कि क्यू इसको दिया, क्यू इसको दिया, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं? आर डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। तो अब अगर हमको इनके बीच में फोर्स निकालना है तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी ना, ए ये रखा हुआ है, बी ये रखा हुआ है, इस पे क्यू है, इस पे क्यू माइनस क्यू है, डिस्टेंस दोनों के बीच में आर है। तो अगर डिस्टेंस आर है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इन बिटवीन, किनके बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 1/4πε0 क्यू, पहले चार्ज की वैल्यू, दूसरे चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब जरा देखते हैं, आगे बढ़े। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमको फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इस तरीके के चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, तो जरा फोर्स को मैक्सिमाइज कर दिया जाए। फॉर मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है? यही याद रखनी है इस क्वेश्चन में, यही कंडीशन आपको याद रखनी, न्यूमेरिकल हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस A एंड B कितना होना चाहिए? F को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे? D बाई डी क्यू ऑफ F इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। दिस इज द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस। यही कंडीशन है जब हमको फोर्स को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो D बाई डी क्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू तो ये रखी है 1/4πε0 Q1 Q2 कितना है? Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करना है इसको सबको। तो जरा देखें 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर की बात करें, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1/r², अंदर बचेगा d बाई डी क्यू ऑफ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज्यादा ठीक है, तो ये क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये पूरा टर्म जो है ये 0 के नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या? डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों पे हमने डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस पे देखते हैं, ये जो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू क्या था? यूनिट चार्ज था। तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो कैपिटल क्यू बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? डी क्यू बाई डी क्यू बचा, माइनस डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन डी बाई, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो डी बाई डी एक्स टू द पावर एक्स एन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक, क्या है? एन एक्स एन माइनस 1 किसका? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है। तो जरा देखो यहाँ एन की जगह क्या है? 2 है, और डिफरेंशिएशन की जगह डी बाई डी क्यू है, तो यहाँ क्यू टू द पावर एन है, तो क्या हो जाएगा? क्यू टू द पावर 2 है तो 2 बाहर आएगा, क्यू टू द पावर 2 माइनस 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2q टू द पावर 1, तो यहाँ बचेगा 2q, है ना, इज इक्वल टू 0। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी।
ठीक, नहीं समझ में तो प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स कमजोर है फिर तुम्हारी। तो ये हो गया q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2q, यहां से हमको q की वैल्यू चाहिए, q इज इक्वल टू q बाई 2, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी फोर्स आपका क्या होगा, तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। जितना चार्ज आप इसको देंगे उतना ही चार्ज इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल अच्छा सा रहा है, एक डिस्कस कर लिया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े, इसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अगला देखते हैं, charges of 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed near at a corner ABC of an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, वही तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, भूल मत जाना कभी भी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरा भी माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और तीसरा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जिसको हमने ए बी सी 3 जगह रखा हुआ है, कॉर्नर्स पे रख दिया है। हर एक साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। बाकी हमको क्या निकालना है वो भी देख लें, मैंने निकाले बंद किए थे। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, फोर्स निकालना है भैया, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। हम सोच रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखते हैं, हमको क्या निकालना है, ए वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो ए वाले चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो पहले देखते हैं इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी माइक्रोकूलम ही है। तो ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस वाले चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, है ना। बोलो, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल हाँ भाई, हाँ कर रहा होगा। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। तो ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक, ऐसे, ये वाला ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो मान लेते हैं इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको F1 बोल दें, इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है इसको F2 बोल दें, कोई दिक्कत। हर एंगल की वैल्यू हमको पता है 60 डिग्री होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही कंडीशन होती है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, साथ ही साथ एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगर हम निकालें फोर्स ऑन, या ऐसे लिख लो इसको, फोर्स F1 की वैल्यू निकालें, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाई 5 माइक्रोकूलम, और माइक्रो लिखा हुआ है तो इसकी वजह से -6 आएगा, और इसकी वजह से भी -6 आएगा, है ना। 10 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, है ना। तो ये कूलम में कन्वर्ट हो गई। इनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 रख दें वैल्यू। अब सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे, मीटर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 होता है ना भैया, 2 ही होता है, बोल तो नहीं रहे। सेंटीमीटर, हाँ सही होगा, सही होगा। तो F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ ये हुआ, 10 5 जा 50 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻2 हो गया, और 5 5 जो 25 हो गया, ये हो गया 4 क्योंकि स्क्वायर तो दिया, स्क्वायर तो छोड़ ही दिया हम लोगों ने। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 50, -4 ऊपर आके +4, तो 9 और 4 13 हुआ, 13 में से योग हुआ, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻, ये हुआ 13 -12, तो F1 इज इक्वल टू
18 इंटू 10 यानी 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 180 न्यूटन लग रहा है फोर्स। समझ में आई बात? 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। F2 की जरा बात करें, ध्यान से देखना। F2 की जरा बात करें तो चार्जेस की वैल्यू तो सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो चार्जेस की वैल्यू अगर सेम है तो फोर्स की भी वैल्यू तो सेम रही होगी। इसका मतलब F2 की वैल्यू यहां लिखे दे रहे हैं, वो भी कितनी रही होगी? 180 न्यूटन के बराबर ही। अब देखो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या ऐड कर पाओगे? नहीं ऐड कर पाओगे दादा मेरे। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको फिर यहाँ पे वेक्टर लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो वेक्टर लॉज का यूज कर देते हैं। वेक्टर लॉज का यूज करने के लिए हमको इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, है ना। F1 F2 को अगर ऐड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट का, ध्यान से सुनो, एफ नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ये थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है एक तरीके से ट्रायंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल का की वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होती है? इन दोनों के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होती है। अंदर के जो सामने वाले एंगल होंगे, इनका सम आपको इसकी वैल्यू दे देगा। यही तो होता है, ट्रायंगल में पढ़ रखा है हम लोगों ने, अच्छे बच्चे हैं। तो एफ नेट यहाँ पे चाहिए हमको, एफ नेट चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ F1 हमारे पास 180 आया, इसका स्क्वायर। F2 की बात करें तो ये भी 180 आया, इसका स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स F1 F2 यानी 180 मल्टीप्लाइड बाय 180 cos थीटा यानी cos 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री तो है। तो एफ नेट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 का होल स्क्वायर cos 120, तो cos 120 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos 120 को cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 यानी हो गया sin कितना? sin 30, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस sin 30 होता है 1/2, तो हो गया माइनस का 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। एफ नेट की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए। एफ नेट की वैल्यू भी 180 आ गई। किसमें रहेगा? न्यूटन में ही तो रहेगा, फोर्स है भैया। देख लो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है फोर्स है तो हमको डायरेक्शन भी बतानी होगी, है ना। ये तो मैग्नीट्यूड आया। अब अगर फोर्स की डायरेक्शन बतानी तो हमें पता है हमने ऐसा क्यों किया है, आपको शायद पता होगा, जिसने वेक्टर पढ़ रखा है उसको पता होगा। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? इस यहाँ कहीं मिलेगा। कौन सा लॉ लगा रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ। अगर किसी भी कोई भी दो वेक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और दोनों ही पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट, इनका डायगोनल दे देगा। तो डायगोनल ये है और ये एफ नेट मिलेगा हमको। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एफ नेट का अगर हमको एंगल चाहिए तो एंगल क्या होगा? अगर इस एंगल की बात की जाए, अगर मान लीजिए बीटा है, ठीक, अगर मान लीजिए बीटा है तो tan बीटा की हमको, क्योंकि रीजन है ना, ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है, फोर्स है, तो फोर्स में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी तो बतानी होगी। और डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? या तो F1 के रिस्पेक्ट में या F2 के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन में देखते हैं, tan बीटा की बात करते हैं। tan बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कहां से आया ये फॉर्मूला? ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था चैप्टर में। tan बीटा कैसे याद रखेंगे? tan बीटा किसके साथ बन रहा है? एफ नेट और F1 के बीच में, तो ऊपर क्या जाएगा? ऊपर इसके अपोजिट चले आओ, F2 मिल रहा है, F2 का कंपोनेंट रख लो sin थीटा। कैसे याद रखेंगे? फिर से देख लेते हैं। tan बीटा किसके? F1
और एफ नेट के बीच में बन रहा है, तो F1 और एफ नेट के बीच में अगर एंगल निकालना हो चुपचाप F2 पे चले आओ, F2 का साइन थीटा कंपोनेंट रख दो, नीचे F1 प्लस F2 कॉस थीटा रख दो, तो tan बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, tan बीटा हो जाएगा हमारा F2 साइन थीटा। F2 की वैल्यू कितनी है, दोनों ही 180 थी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा तो यही रहेगा ना, दोनों के बीच में कितना है थीटा 120 डिग्री, तो साइन थीटा यानी साइन 120 और साइन 120 यानी -1/2, ठीक, अपॉन F1 180 मल्टीप्लाइड बाई F2 180 मल्टीप्लाइड नहीं, बीच में प्लस है यार, तुम लोग बताते ही कुछ नहीं हो, तो 180 और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 1/2, ये 90 हो जाएगा, ठीक। ये जब 90 हो गया तो ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारे पास बच रहा है, देखते हैं जरा, 180/2 यानी -90 डिवाइडेड बाई, ये हुआ 180 और 180 से कितना चला गया, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो ठीक है, tan बीटा हमको निकालना है, और tan बीटा की बात करें तो tan बीटा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा, F2 कितनी वैल्यू आई थी, F2 की वैल्यू भैया बता तो दिया करो, 180 आई थी, साइन 120 यानी कॉस कितना 120 cos 30 हो जाएगा √3/2, ठीक, अपॉन में आ गया कितना F1 प्लस F2 cos थीटा। अब हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, जरा देख लेते हैं, इसको पढ़ा रहने दो, इसको पढ़ा रहने दो, इसको पढ़ा रहने दो, हम जरा साइन 120 की वैल्यू निकाल के दिखाना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो साइन 120 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 होता है cos 30, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो हो गया cos 30 यानी √3/2। F1 की बात करें तो 180, F2 की बात करें तो 180, cos 120 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/2 है, तो ये 90 टाइम्स जाएगा इधर। यहाँ से tan बीटा की वैल्यू की बात करें, tan बीटा ये हो चुका है 180 √3, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 और यहाँ पे कितना है 180 माइनस साइन के साथ ये लिखा हुआ है 90, तो ये 90 बचेगा ना, तो ये चीज कैंसिल हो गई है ना। तो tan बीटा की बात आई कितनी √3 है ना, tan बीटा की वैल्यू कितनी आई, है ना, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आई, tan बीटा की वैल्यू आई है √3, तो यहाँ से tan बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो इधर किसका आगे लिख देते हैं, कितनी वैल्यू आई बीच में लिखे दे रहे हैं, हमारे पास tan बीटा की वैल्यू आई है, tan बीटा इज इक्वल टू √3, तो √3 क्या होता है tan 60 डिग्री, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम अब बता सकते हैं कि एफ नेट की डायरेक्शन क्या है, एफ नेट की डायरेक्शन है F1 से 60 डिग्री के एंगल पे है ये, ठीक, तो मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गई, बस एफ की वैल्यू रख दी हमने, हो गया, इतना ही बताना था आपको, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of a capacitor which are 5 meter apart, the mass of the oil drop is 3। ठीक, तो एक दो कैपेसिटर, क्या क्वेश्चन है इधर देखो जरा, तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, ये पॉजिटिव प्लेट मान लिया हमने, ठीक, ये नेगेटिव प्लेट मान ली, ये नेगेटिव प्लेट। अब इसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है, इस तरीके से एक ऑयल ड्रॉप है, सुंदर सी, क्या है, ऑयल ड्रॉप है। आगे कह रहा है इस पे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, इतना चार्ज इस पे है। लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट, ये प्लेट्स कितनी हैं डिस्टेंस पे एक दूसरे से, 5 मिलीमीटर अपार्ट हैं, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख लें 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक। अब कह रहा है हमें पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, ताकि ये ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप जो देख रहे हो ना, सुंदर सी ड्रॉप, ये बीच में ही रुकी रहे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। अब हमें पता है कि mg नीचे की तरफ लग रहा है,
है ना। जबकि ये वाली पॉजिटिव प्लेट, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये ऊपर खींच रही होगी, है ना। पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही होगी, उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही होगी, जबकि इसका वेट इसको नीचे लाने की कोशिश में लगा हुआ होगा। तो इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। F इज इक्वल टू mg, और mg किसके बराबर है, Q इंटू ई के बराबर, Q इज इक्वल टू mg, है ना। Q इज इक्वल टू m इंटू जी, है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई इज इक्वल टू mg, है ना। Q इज इक्वल टू एन ई, कहां से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। n तो 10 हमको दे रखा है, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता है। एक रिलेशन और होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ये रिलेशन है। चेंज इन पोटेंशियल, अगर हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। या पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये, है ना, ये पोटेंशियल की वैल्यू है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है, तो E इज इक्वल टू हम ऑल्सो V बाई एल लिख सकते हैं या V बाई आर लिख सकते हैं। तो ये इसकी जगह V बाई आर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू mg के बराबर। बस हो गया सॉल्व, न्यूमेरिकल बस इतना ही था हमको, इस न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं था। तो 10 हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगी mg इंटू आर डिवाइडेड बाई 10 इंटू इलेक्ट्रॉन। तो V इज इक्वल टू मास दे रखा है क्या, मास दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 दे रखा है, ठीक, किलोग्राम वजनदार चीज है। G 10 ले लेते हैं, R इन दोनों के बीच की सेपरेशन है ना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो R की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, की वैल्यू हमको दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर डिवाइडेड बाई 10। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, V इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ये ऊपर आएगा तो माइनस 16 और ये प्लस 3, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा प्लस का 19 हो जाएगा, एक दूसरे को हम हटा डालेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1.6, इतना तो खुद ही कर सकते हो यार, 5 3 15 बाई 1.6, 0 बढ़ाया, ये पॉइंट हटाया, ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा, इतना काम खुद करो, कैलकुलेट कर लोगे उम्मीद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बोर्ड्स के प्रिपरेशन से लगे रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।